जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल हम टॉपिक वाइज तो देख ही रहे हैं। हम लोग जो इस समय वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है भारत की वनस्पतियों के बारे में, ठीक है, वनों के बारे में। तो इससे पहले एक वीडियो हो चुका है कि वनस्पतियाँ क्या है, इसके बारे में हम लोग देखें। और वनस्पतियों को प्रभावित करने वाले कारक इसके बारे में देखेंगे। आगे आज हम उसी से आगे चलेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया गया था कि वनस्पति क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ठीक है, जो वहाँ पास जलवायु दशाओं के कारण जो भी पौधे उत्पन्न होते हैं जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। मानवीय हस्तक्षेप का मतलब जिसके कारणवश पर्यावरण मानव द्वारा पर्यावरण को प्रभावित नहीं किया जाता, उस समय जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसे ही क्या कहा गया, प्राकृतिक वनस्पति। लेकिन ऐसा बताइए कि मानव जहाँ हस्तक्षेप न कर रहा हो, हर स्थान पर कर रहा है मानव हस्तक्षेप, तो जलवायु तो प्रभावित हो रही। जलवायु प्रभावित होने से वहाँ पेड़ पौधे सब प्रभावित होते हैं। ठीक ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि जब वन प्राकृत जैसे मृदा, जलवायु, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी प्रकार क्या था, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो हम 5 कारकों के बारे में बात किए थे। जैसे उसमें तापमान लिए थे, ठीक है, तापमान एक मुख्य फैक्टर जो वनस्पतियों को प्रभावित करता है। दूसरा वर्षा था, फिर इसके बाद मृदा थी, फिर स्थलीय स्वरूप और सूर्य का प्रकाश। ये क्या होते हैं, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अब जैसे मान लें मृदा है, मृदा विकास में वो भूमिका निभा रही, लेकिन यदि कोई मृदा है जो उर्वर से ऊसर हो गई, ठीक है, तो वहाँ पास वनस्पतियाँ बदलें, ठीक है, तो वनस्पतियाँ मृदा पर भी निर्भर हैं, तो विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसको नष्ट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश नहीं मिली, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, ठीक है, भोजन बनने की क्रिया नहीं हुई, तब क्या हुआ, वो नष्ट होने लगेंगे। ठीक है, ठीक। तो हम लोग कल यही देखे थे, आज उसी से आगे चलते हुए हैं। हम लोग देखते हैं कि भारत में जलवायु, तो हम लोग ये देखे थे भारत में मुख्य रूप से जो ज़्यादा क्षेत्रफल पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, ठीक है, लेकिन टुंड्रा जलवायु भी पाया जाता है, सूडान टाइप, स्टेपी टाइप, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े थोड़े स्थानों पर तो अलग अलग जलवायु है। और जलवायु के भिन्न भिन्न देखिए, हम लोग जलवायु की विशेषता में देखे थे कि जलवायु में एकता भी होती है, एक रूपता भी होती है और भिन्नता भी होती है। क्षेत्रफल की मतलब कुछ क्षेत्रफल जो जलवायु होगी वो जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्रफल पर भी वही जलवायु हो। ठीक है, जलवायु एक बड़े स्तर को कहते हैं जिसमें तापमान एवं वर्षा सम्मिलित होता है, लेकिन दीर्घकाल का होता है। मौसम में भी यही सम्मिलित होता है, वर्षा और तापमान, लेकिन वो अल्पायु के लिए होता है। ठीक है, ठीक। तो आज हम उसी के आगे चलें कि भारत में जो वनस्पतियां हैं वो कितनी हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक, चलिए। तो कल वाला वीडियो आप लोग देखेंगे ना, उसे देख लीजिएगा, फिर इसे शुरू कर देखें। उसको देखेंगे तो वनस्पतियों के बारे में पता चलेगा, साथ ही साथ ये होगा कि जो उसको प्रभावित करेंगे वो कारक भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो समझ लेंगे फिर ये समझ में आ गया कि जैसे हम कहेंगे जलोढ़ मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में जो भी उस समय बताया गया कि प्रभावित करती है, तो जलोढ़ मिट्टी की विशेषता में फिर वो मतलब वनस्पतियाँ सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। तो आज हम क्या लिखेंगे, भारत में वनस्पतियों के प्रकार। भारत में वनस्पतियों के प्रकार। ठीक, तो भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियां ये देख लेते हैं। देखिए, वनस्पतियां तापमान एवं वर्षा पर निर्भर करेंगी, इसका मतलब वह जलवायु पर निर्भर करेंगी। अब जिस प्रकार की जलवायु होगी उसके अनुसार मतलब वन पाए जाएंगे। हम लोग देखेंगे जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ अलग प्रकार के वन होंगे, जहाँ वर्षा नहीं होगी मरुस्थलीय क्षेत्र में वहाँ दूसरी प्रकार का टीली झाड़ी होगी या शुष्क वन होंगे। और पर्वतीय क्षेत्र में अलग जलवायु है तो वहाँ पास अलग वनस्पति पाए जा रहे हैं। तो वनस्पतियाँ जलवायु पर निर्भर करें, मुख्य रूप से तापमान एवं वर्षा पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, और ऊंचाई क्षेत्र में देखेंगे तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र पर देखेंगे तो ऊंचाई भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो भारत में वनस्पतियों के प्रकार, इसी के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पतियों को विभाजित किया गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितनी प्रकार की वनस्पतियां, 5 प्रकार की। ठीक, 5 प्रकार की मुख्य रूप से वनस्पतियां बताई गई। ठीक, अब कौन कौन है उनको देख लेते हैं, फिर एक एक करके देख लेंगे। ठीक, जैसे हम लोग जिस प्रकार पहचान पहले पढ़ते जा रहे हैं उसी अनुसार देखेंगे। ठीक,
कि पहले सब देख लें कितने प्रकार की, जैसे मृदा 8 प्रकार की मृदा देखें, फिर एक एक मृदा करके उठाकर उसकी विशेषताएं देख लिया, उसी प्रकार पांचों को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके देख लेंगे। ठीक, तो 5 प्रकार में जो पहला है उसे क्या कहेंगे? आर्द्र, उष्ण कटिबंधी, सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, मतलब सदाबहार जो हमेशा रहते हैं, और अर्ध अर्ध का मतलब अभी बता रहे हैं, अर्ध का मतलब आधे, सदाबहार वनस्पति। ठीक है, वनस्पति का मतलब वन लिख लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आर्द्र उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन एवं आर्द्र सदाबहार वनस्पति। ठीक है, अर्ध सदाबहार वनस्पति। ठीक है, एक तो सदाबहार है, हम लोग देखेंगे जहां पर सदाबहार वन है वहीं अर्ध भी है, लेकिन क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो दूसरा लिखिए, क्या लिखेंगे? दूसरा हो गया कि उष्ण कटिबंधी पर्णपाती। अब ये सदाबहार है जिसमें हमेशा बहार रहती है, अब उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। ठीक है, जिसमें पत्ते गिरते भी हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधी क्या पर्णपाती वन। ठीक है, तीसरा देखते हैं उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। इसमें क्या होगा? जो पौधे होंगे, देखिए 5 प्रकार की वनस्पतियों में एक तो सदाबहार है जिसमें पत्तियां हमेशा रहती हैं। ठीक है, मतलब कभी पत्तियां गिराती नहीं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, और अर्ध सदाबहार वन मतलब सघनता में कमी होगी, वर्षा में भी कमी होगी। यहाँ अगर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही होगी तो यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में हो रही। वनस्पतियों की लंबाई में भी अंतर होगा, जैसे यहाँ सदाबहार वन में 60 मीटर की ऊंचाई तक अगर वनस्पतियां पाई जाती हैं तो यहाँ पास अर्ध सदाबहार में 30 से 60 मीटर के बीच में पाई जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। और उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन में क्या होगा? पर्णपाती का मतलब ये हो गया कि पौधे क्या हो रहे हैं? पत्ते गिरा रहे हैं, वो मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है, इनको नमी अत्यधिक, मतलब देखिए अब क्या होता है, पत्तों के माध्यम से क्या होता है? वाष्पित होता है। यदि पौधे पत्ते गिरा देंगे तो जल वाष्पित नहीं होगा। पेड़ शुष्क ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में भी अपने आप को जीवित रखेंगे। ठीक है, इसलिए वो पत्ते गिरा देंगे क्योंकि उस समय उनके पास नमी को बचा कर रखना है। ठीक है, जीवित रहने के लिए। तो उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। ठीक, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन लिख लें। ठीक है, आप लिखिए ज्वारी वन। ज्वारी या मैंग्रोव वन कहते हैं। ठीक है, ज्वारी या मैंग्रोव, ये मुख्य रूप से तटीय भाग में पाया जाता है, जैसे इस पूरे क्षेत्र में पश्चिम बंगाल ये वाले क्षेत्र में, और या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इधर गुजरात वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो पाया जाता है। ये मुख्य रूप से ज्वारी क्षेत्र में पाया जाता है या समुद्र के तटीय किनारों में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो एक और लिखिए, आप लिखेंगे यहाँ पास, आप बताइए शुष्क वन पाए जाएंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, तो शुष्क वन, शुष्क वन का मतलब शुष्क वन व कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां। ठीक है, और एक लिखिए पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन। ठीक, तो ये 5 प्रकार के मुख्य रूप से वन है। ठीक है, एक है आर्द्र उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, और इसी में सम्मिलित है अर्ध सदाबहार वन भी। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब समझ आए, सदाबहार का मतलब भी समझ गए। ज्वारी वन का मतलब ये हो गया कि अभी हम लोग देखेंगे कि जहाँ पास ज्वार आता है, ठीक है, इस किनारे वाले क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पास, और ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हो गया, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल, और ये पूरा क्षेत्र बांग्लादेश वाले में क्या पाया जाता है? ज्वारी एवं मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसकी अलग विशेषता है। ठीक, शुष्क वन जहाँ पास वर्षा कम होगी तो ठीक है, इस वाले क्षेत्र में, और ये विदर्भ वाले क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पास वर्षा नहीं होती। ठीक, और ये हो गया पर्वतीय वन। पर्वतीय का मतलब समझ ही रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पर्वत है, ये वाला पूरा पर्वत का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये जब पर्वत है तो यहाँ पास ऊंचाई, मतलब पर्वत क्या हो गया? धीरे धीरे उठता जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो जलवायु होगी ऊपर तो होगी नहीं, मतलब तापमान और वर्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नीचे तापमान होगा वो ऊपर तापमान तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल का
तापमान घटता है। ठीक है, ठीक। तो पर्वतीय वन। ठीक, अब हम एक एक करके सभी की विशेषताएं देख लें। जैसे अब क्या करेंगे, एक उठाते हैं आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, इसको मुख्य रूप से देख लेते हैं, फिर इसको उठाएंगे, इसको देख लेंगे, इसको उठाएंगे, इसको, इसी तरह सबको देख लेंगे। ठीक है, चलें आगे, इतना लिख लिए। चलिए लिख लीजिएगा। और इससे पहले मिट्टी हो गया है, जलवायु हो गया। ठीक है, आप लोग हिमालय पर्वत के बारे में पूरा हो गया, नदियों के बारे में, मैदानों के बारे में, झीलों के बारे में, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग एक उठाते हैं जिसे क्या कहते हैं, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय, इसमें आप लोग उस कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार, अभी हम अर्ध नहीं देख रहे हैं। ठीक है, पहला ही है लेकिन उसका एक पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले का जो है ए लिख लीजिए। तो पहला क्या था, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन था। ठीक है, तो उसी का जो पहला भाग है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसको देखते हैं, फिर देखेंगे अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं। ये वन पहले देखते हैं कहाँ पाया जाता है। तो ये वन जहाँ पास अत्यधिक वर्षा होती है वहां पाया जाता है। तो अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है पहले लिख लेते हैं, फिर इसको बनाते हैं। ठीक है, तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां क्या पाया जाता है, ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियां पाए जाते हैं। ठीक है, तो जहां 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, 250 सेंटीमीटर वर्षा अत्यधिक होती है। अब देखते हैं 250 सेंटीमीटर। आप देखें वर्षा में हम लोग देख चुके ना कि 250 सेंटीमीटर इस किनारे वाले क्षेत्र में होती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास देखें, इसके बाद ये पूरा मेघालय पठार वाले असम वाले क्षेत्र पर, ठीक है, यहाँ पास होता है। तो ये वाला क्षेत्र हो गया सिक्किम वाले क्षेत्र पर। तो यहाँ पास क्या होता है, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षाएं होती है। ठीक है, इस वाले पूरे पश्चिमी घाट पर। ठीक, तो आप बना लीजिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा हो गया। कौन सी वन की बात हो रही है, सदाबहार वन की बात। ठीक है, और थोड़ा बहुत इस वाले क्षेत्र पर भी पाया जाता है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र पर। ठीक है, ठीक, ये वाला पूरा क्षेत्र तो है ही। मतलब और ये पूरा पहाड़ी वाले क्षेत्र पर भी पाया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ भागों में छोड़कर। ठीक, तो हम लोग बनाते हैं इसे। आप ये समझिए पर्वतीय बना, इसको मत लिख बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पास भी पाया जाता है और इस वाले क्षेत्र पर भी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा पर्याप्त हो जाती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र पर भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पास भी ये वन पाए जाते हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ तक नहीं है, ये इसके नीचे, यहाँ पास स्थान नहीं है क्योंकि इसका विस्तार ऊपर तक अत्यधिक नहीं है, लेकिन नीचे से है, भारत से नीचे है। ठीक है, 6 डिग्री तक है यहाँ पास। ये तो 8 डिग्री से 8/4 से, वो भी 6:45 है। ठीक है, ठीक, तो जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां पास ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। पाई
जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। इतना लिख लिए, ठीक। दूसरा पॉइंट लिखिए, स्थान लिखिए, इसका विस्तार, इसका विस्तार, ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय, ये पूरा क्या है, ये वाला पूरा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का, तो प्रायद्वीपीय पठार का ये क्या है, पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी किनारा है, ठीक। तो इसका विस्तार पठार पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर लिखिए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये पश्चिमी घाट है, क्योंकि पठार क्या होता है, पठार उठा हुआ भाग होता है, ठीक है, ऊपर जाकर फिर समतल हो जाता है, तो ये किनारा जो पश्चिम में होगा उसे क्या कहेंगे, उसे पश्चिमी घाट, और जो पूर्व में होगा उसे पूर्वी घाट कहेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग पठारों में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर, ठीक है। ये हो गया केरल नीचे वाला क्षेत्र, ठीक, ये वाला पूरा क्षेत्र केरल का है, और उसके ऊपर है कर्नाटक, ये वाला क्षेत्र, तो कर्नाटक के थोड़ा भाग पर पाया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक, तमिल का मतलब तमिलनाडु, ये क्या है, अंडमान निकोबार, तो ए एंड के लिखते हैं, अंडमान ए एंड एन। ये क्या है, ये क्या है, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ लिख लीजिए, पूर्वोत्तर पहाड़ी का मतलब यहाँ मिजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिसे लाइमाटोल पहाड़ी मिजोरम में, नीचे आप मिजोरम में देखो, ठीक है, मिजो पहाड़ियाँ, उससे मणिपुर में हो गया लाइमाटोल, उससे हो गया नागा पहाड़ियाँ, ऊपर हो गया पटकाई बुम, ये हो गया मेघालय पठार। तो ये पूरा क्षेत्र को क्या कहा गया, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। तो क्या लिख लीजिए, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ठीक है। पहाड़ियाँ मतलब यहाँ पास जो भी पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, ठीक है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो या यहाँ पास हो, कुछ कुछ छोड़कर और हर जगह, ठीक है, पहाड़ियाँ। तो पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ, ठीक है, सिक्किम, ठीक, इतना लिख लीजिए आप, इतना लिखिए। इसका विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर, ठीक है। ये कर्नाटक का क्षेत्र है, ये नीचे केरल, कर्नाटक एवं केरल में, ये है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये अंडमान निकोबार है, ये है, ये यहाँ पास पूरा ये क्षेत्र, ये किनारे वाला क्षेत्र ऐसे जो ऊपर उठा हुआ है यहाँ से, उसे क्या कहते हैं, मेघालय। तो ये वाले क्षेत्र पर ही पाया जाता है, जिसे शिलांग पठार कहते हैं, ठीक है, मेघालय पठार। शिलांग पठार का मतलब थोड़ा वो असम में विस्तृत है, ठीक है। और यहाँ पास आप देखेंगे नगा में नागा पहाड़ियाँ हैं, और मणिपुर में है लाइमाटोल पहाड़ी, नीचे है मिजो पहाड़ी, यहाँ त्रिपुरा हो गया, और ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी पहाड़ियाँ, ये है सिक्किम। तो इन क्षेत्रों पर भी पाया जाता है, तो वही लिखा है, ठीक है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में वहाँ पास उपस्थित लगभग सभी पहाड़ियाँ सम्मिलित हो जाती हैं, ठीक है, ठीक। तो इतना लिख लिए, 2 पॉइंट, आगे चलें, चलिए। तो कोई परेशानी तो नहीं, वर्षा जहाँ अत्यधिक होगी वहां पास ये वन पाए जाएंगे, ठीक। और वो वर्षा कितनी होगी, 250 सेंटीमीटर से अधिक, 250 सेंटीमीटर यहाँ होती है सबसे ज्यादा। तो देखिए मेघालय पठार पर होती है, ठीक है, मौसिनराम चेरापूंजी 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और आवश्यक कितना है, 250 सेंटीमीटर से अधिक, यहाँ तो 1080 सेंटीमीटर, मतलब बहुत घने वन पाए जाएंगे, ठीक है, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे, ये वनस्पतियां सदैव पत्तियों को धारण रखती है, ठीक है, ठीक। सघन होती हैं, ठीक है, अत्यधिक सघन लिखिए, अत्यधिक सघन, ठीक है, होती है, ठीक, ठीक है। तो ये पत्तियां, ये वनस्पतियां सदैव क्या होती हैं, पत्तियां धारण किए रहती हैं, कभी पत्तियां गिराएंगी, पत्तियां तो वो गिराती हैं जहां नमी की, जहां पास वर्षा या जल की कमी हो। यहाँ पास जल की कमी है ही नहीं, 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है,
और यहाँ पास तो रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, 1080 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो वहाँ पास यहाँ पास नमी पर्याप्त है तो पत्तियों को मतलब अपनी सॉरी पौधों को अपनी पत्तियां गिराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन आप देखिए यहाँ वाले क्षेत्र जो मध्य पूरे पूरे मध्य में पड़ता है, उत्तर भारत वाले क्षेत्र और ये वाले पूरा क्षेत्र में, तो यहाँ पास इनको नमी की कमी है, नमी की कमी है। इसका मतलब वर्षा वाले दिनों में और शीत ऋतु में तो ये पत्तियां धारण किए रहेंगे, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक वाष्पन होता है, ठीक है, जल का, और पत्तियों के माध्यम से चला जाता है। तो सभी पेड़ चाहते हैं कि उनका नमी बनी रहे और वो नमी बनाए रखने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि जल का वाष्पन ना हो सके, ठीक है, जो उनके पत्तियों के माध्यम से जल वाष्पित हो रहा है वो ना हो सके, ठीक। तो यहाँ पास तो पर्याप्त जल है तो उनको गिराने की आवश्यकता ही नहीं, अगर वाष्पित भी हो गया तो उनके लिए जल इतना है कि वो अपने आप को जीवित रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये नहीं गिराते हैं। और अत्यधिक सघन का मतलब जहाँ बहुत वर्षा होती है वो सघन हो ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पास तो बड़े बड़े पेड़ भी पाए जाएंगे, छोटे छोटे भी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिखना चाहें कि इसमें 60 मीटर तक की लंबाई वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक। तो इसमें 60 मीटर तक की लंबाई वाले मतलब बहुत लंबाई, मतलब ऐसे नहीं कि छोटे छोटे भी नहीं पाए जाएंगे। देखिए पहले होते हैं कुछ लताएं होती है, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, फिर उससे बड़े बड़े पौधे होते हैं, फिर उससे बड़े और फिर सबसे बड़े बड़े पौधे होते हैं, ठीक है। और वो पौधे लगभग 60 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये मतलब नीचे वही वनस्पतियां जी सकेंगी जो सूर्य का प्रकाश जिसको बहुत कम की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत ऊपर जाकर ये ढक लेते हैं पूरा, ठीक है। तो नीचे वाले पूरा बहुत ज्यादा सघन है, सघन होता है तो नीचे वो ज्यादा सूर्य के प्रकाश पड़ नहीं पाता। कारण है कि जब पूरा सघन हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश नीचे नहीं आ पाएगा, जब नहीं आएगा तो नीचे वही वनस्पतियां जी सकेंगी जिसमें सूर्य या ऊष्मा की मात्रा कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वही वनस्पति जीती भी है, ठीक है। पहले लताएं उताएं होती हैं, फिर उससे बड़ी वनस्पति, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी बड़ी, वो लगभग 60 मीटर तक की लंबाई वाले वन होते हैं, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिए, ठीक है। अत्यधिक सघन का मतलब यही है कि ये बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर उससे छोटे छोटे पेड़ हैं, उससे छोटे, और फिर नीचे और लताएं होता है, ठीक है, नीचे सबसे छोटे छोटे घास लताएं खूब ढेर सारी, ठीक है, छोटे छोटे वन, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े। तो इस तरह होगा तो सघन वन हो ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण जहाँ पास नमियां खूब है वहां पास पौधों जीवित होने के लिए पर्याप्त संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है, पर्याप्त अवस्थाएं मिल जाती है और संभावनाएं भी बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये विशेषताएं हैं, ठीक है, ठीक। आगे चलें, चलिए। ये वन बहुत ज्यादा भारी होते हैं, ठीक है, नमी बहुत धारण कर लेती हैं और भारी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब उस तरह उद्योग के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है। उद्योग के लिए बहुत भारी वन है तो भारी वन वहां पास लगाया जाता है। भारी वन का जैसे पहले बहुत प्रयोग किया जाता है, जो आज रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में जो आज पत्थर लगाए जाते हैं, ठीक है, रेलवे की जो पटरी के नीचे, उसमें पहले यही भारी वन का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। भारी वन को काट कर जो बहुत भारी होते हैं ये, ठीक है, जो यहाँ पास वनस्पतियां पाई जाती हैं वो भारी होती हैं, बहुत कठोर एवं भारी होती है, जिस कारण क्या होता है उसको उसी के नीचे जो आज पत्थर का यूज कर रहे हैं बहुत पहले उसी का यूज किया जाता था, ठीक है, प्रयोग किया जाता था। तो ये वनस्पतियां अत्यधिक कठोर व भारी होती हैं, ठीक है, नमी बहुत धारण कर लेती हैं, वर्षा बहुत होती है जिस कारण भारी होती है, ठीक। अत्यधिक कठोर होती हैं, बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसीलिए रेलवे ट्रैक के नीचे बिछाया जाता है, जो रेलवे पटरी के उसके नीचे। अब तो पत्थर का प्रयोग होता है, बहुत पहले जब अंग्रेज जब थे तब क्या किया जाता था, तब इसी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, कठोर लकड़ी का प्रयोग, ठीक। तो ये वनस्पतियां अत्यधिक कठोर एवं भारी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रफ करें, ठीक। और इसमें आप लिखिए, इसमें जैसे वन के बारे में देख लेते हैं, चौथा पॉइंट है ना, पांचवा लिखिए। इसमें कौन कौन से वन पाएंगे, जैसे आबनूस हो गया, जिसे आबनूस एबोनी, ठीक है,
महोगनी, महोगनी, सिनकोना, सिनकोना, ठीक है। सिनकोना के बाद ताड़, रोजवुड, नारियल, ठीक है, बांस इत्यादि लिख लीजिए, ठीक है। ये मुख्य मुख्य वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। आबनो, सेबोनी, महोगनी, सिनकोना, ताड़, रोजवुड, नारियल, बांस, रबड़, ठीक है। तो ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। इस मतलब आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये वनस्पतियां अत्यधिक कठोर होती हैं और भारी होती हैं, इसलिए उद्योग की दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप अगर लिखना चाहें तो एक पॉइंट लिखिए, उद्योग की दृष्टि से कम महत्व है, ठीक है, कम महत्व, उद्योग की दृष्टि से कम महत्व है, ठीक है, क्योंकि भारी होता है, इनको काटने में बहुत कठोर होता है, तो काटने और लाने ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बहुत परेशानियां होती हैं, ठीक है। मतलब भारी है, भारी उठाने में, अब कठोर है तो काटने उठने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए ये उद्योग की दृष्टि से कम महत्व रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अभी हम लोग देख रहे हैं पर्णपाती वन होती है। ये वनस्पतियां अत्यधिक कठोर एवं भारी होती है, इसमें आबनूस, महोगनी, सिनकोना, ताड़, रोजवुड, नारियल, बांस, रबड़ इत्यादि उद्योग की दृष्टि से कम महत्व रखते हैं, ठीक, ठीक है। इतना लिख लिया, आगे चलें, चलिए। इसमें जैसे मान लेते हैं असम में एक सींग वाला गांजा जो पाया जाता है वो इन्हीं क्षेत्र में पाया जाता है, जो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो लिखना चाहे तो थोड़ा बहुत लिख लीजिए, जो भी पॉइंट हो लिख लीजिएगा। इसमें जैसे चमगादड़ ले लीजिए, बहुत ज़्यादा और यहीं होते हैं, ठीक है। बंदर भी यहीं पास बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं, और जिसे कहते हैं एक सींग वाला गांजा, एक सींग वाला गांजा, जिसे असम में अत्यधिक, इस वाले क्षेत्र में, सदाबहार वन क्षेत्र में, असम में, ठीक है, तो पाए जाते हैं, ठीक है। हिरण, हाथी इत्यादि कर लीजिए, इस तरह तो आप पाए ही जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चमगादड़, बंदर, हिरण, एक सींग वाला गांजा, इसको तो याद रखना है, ठीक। सदाबहार वन में ही पाया जाता है, असम में मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक, ठीक है। इतना लिख लिया। अब आगे चले, एक इसी का और देखते हैं, जो ये तो है उसी के वो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब थोड़ा अर्ध सदाबहार वन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। उसको मतलब ये सब विशेषताएं रहेंगी थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ, ठीक है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, इसको रख कर अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन, ठीक। यहाँ पास क्या होगा, ये भी लगभग जैसे अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट में और मेघालय पठार पर मुख्य रूप से ये पाया जाता है, ठीक है। तो अर्ध का मतलब हो गया कि यहाँ पास वर्षा की मात्रा कम होगी, इनकी ऊंचाई कम होगी, ठीक है, और साथ ही साथ सघनता भी कम होगी, ठीक है। तो सदाबहार वन है, पर पत्तियां हमेशा रहती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्तियां गिराती हैं, पत्तियां हमेशा धारण किए रहती हैं, क्योंकि 200 में इससे मतलब 200 सेंटीमीटर कम वर्षा नहीं होती, ठीक है। जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य, ये बी ना, ये बी, ठीक है, मध्य, जहां 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, वहां इस प्रकार की वनस्पतियां
पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं, ठीक। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वहां पास इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। 200 से 250 सेंटीमीटर तो इसी वाले क्षेत्र पर है, ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्र पर 200 से 250 सेंटीमीटर होती है, कुछ 250 सेंटीमीटर से अत्यधिक हो जाती है। तो हर स्थान पर एक जैसी वर्षा नहीं होती। हम लोग कई बार देख चुके हैं वर्षा वाले टॉपिक पे, तो कई बार देखें सभी स्थान पर वर्षा समान होती है नहीं, उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि वो किस स्थान पर स्थित है। कई सारे कारकों में एक ये भी था, ठीक है। तो जहाँ 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है वहां इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए उससे कम वर्षा हो रही, इसका मतलब अब सघनता कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें वनस्पतियों की सघनता सदाबहार वन से कम होती है। ये अर्ध सदाबहार वन है, ठीक है, अर्ध सदाबहार वन। तो इसमें वनस्पतियों की सघनता किससे कम होती है, सदाबहार वन से अपेक्षाकृत सदाबहार वन से कम होती है, ठीक है। सदाबहार वन से कम होती है। अब सघनता कम होने का मतलब ये इसमें वनस्पतियों की सघनता अपेक्षा की सदाबहार वन से कम होती है। देखिए किसी की अपेक्षा ही कम होगी, ठीक है, क्योंकि सभी में जितनी भी अगर सघनता होगी वो अपने आप में सर्वाधिक होगी ही, किसी की अपेक्षा ही कम ही होगी। जैसे ये मार्कर अपने आप में बड़ा है लेकिन किसी की अपेक्षा छोटा होगा, ठीक है, किसी की अपेक्षा छोटा होगा, किसी की अपेक्षा बड़ा होगा। उसी प्रकार इसमें वनस्पतियों की सघनता अपेक्षा की सदाबहार वन से कम, सदाबहार वन से कम होती है लेकिन पर्याप्त है, ठीक है, ठीक है। सदाबहार वन से उसमें सघनता बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इतना लिख लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है, 30 से 60। इसमें वनों की लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ठीक है, के मध्य होती है, ठीक है। इसमें वनों की लंबाई 30 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इसमें ये भी कठोरी होती है, ठीक है, जो भी पॉइंट हो। ये वनस्पतियां भी कठोर होती है, ठीक है। ये भी वनस्पति कठोर है। वर्षा पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो कठोर हो ही जाती है, ठीक है। भारी भी होती हैं, कठोर भारी भी लिख लीजिए, ठीक है, ठीक। तो ये वनस्पतियां भी कठोर होती हैं, भारी होती हैं, ठीक है। तो 30 से 60 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पौधे नहीं पाए, वो पाए जाएंगे वहां 60 सेंटीमीटर तक वो है ही सदाबहार वन में। अर्ध सदाबहार वन में इनके मध्य वो सबसे ऊंचा पौधा जो होगा इसी के मध्य होगा, ठीक है, ठीक है। वहां सबसे ऊंचा जो पौधा होगा वो 60 सेंटीमीटर तक होगा, यहाँ 30 से 60 सेंटीमीटर की, ठीक है। सेंटीमीटर लिखा है, सॉरी मीटर है, ठीक है। 30 से 60 मीटर की बात हो रही, ठीक है, ठीक। सेंटीमीटर तो वर्षा है ना, तो 30 से 60 मीटर। वहां भी अगर सेंटीमीटर लिखा हो तो आप मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। 60 मीटर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर तो बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें वनों की लंबाई 30 से 60 मीटर के मध्य होती है, ठीक है। मीटर लिखिएगा, सीखना सेंटीमीटर लिखा था। इससे पहले जो उसमें लिखाया गया था वो 60 मीटर लिखवाया गया, मतलब सेंटीमीटर हो तो उसे मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर कैसे होगा, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इतना लिख लिए, चले आगे चलें, इतना समझ में आया सिर्फ, ठीक। आगे चलते हैं। रोजवुड इस क्षेत्र पर भी पाए जाएंगे, ठीक है। बोनी हो गया, रोजवुड इस क्षेत्र में भी पाया जाएगा। इसमें साइडर हो गया, होलर हो गया, ठीक है, और चंपा हो गया, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है।
जो भी पॉइंट हो लिख लीजिएगा। इसमें रोजवुड भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। एबोनी भी इसी में पाया जाता है, मतलब उसमें भी पाया जाता है, ऐसा नहीं है। बांस भी यहाँ पाया जाता है। और आप देखेंगे कि चंपा, ठीक है, ये भी है। साइडर, होलार, ठीक है, इत्यादि लिख लीजिए, ठीक। तो ये वन पाए जाते हैं, ठीक है। रोजवुड, एबोनी, बांस, चंपा, साइडर, होलार, ये सभी वन पाए जाते हैं, ठीक। इतना लिख दिए। चलिए, तो आर्द्र उष्णकटिबंधी, यह आर्द्र उष्णकटिबंधी अर्ध सदाबहार वन समझ में आया। इससे पहले क्या था? सदाबहार वन, ये है अर्ध सदाबहार वन। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, ठीक है, और तो सब वही था, ठीक। तो इतना ही था, आज इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन देखेंगे और शुष्क वन देख लेंगे, ठीक है। वो दो हो जाएगा। इसके बाद फिर दो और बचेगा, फिर उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, ठीक। तो दोनों देख लीजिएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधी सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन, ठीक है, ठीक। तो हम लोग मिले कल, अब ठीक, कल मिलेंगे इसी से आगे। और कैसा लगा आप लोग बताएंगे ना, ठीक है, देखिएगा फिर बता दीजिएगा, ठीक। ओके।